तो दोस्तों सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज 8 क्लास का साइंस में आप लोग का ज्वलन और दहन चैप्टर लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो देखिएगा इस प्रकार है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या ये भी एक प्रकार का दहन है? तो देखिए आंसर में आप लोग को बताए हैं, लिखे गए हैं कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, यह भी एक प्रकार का दहन है। मतलब कि सूर्य भी एक प्रकार का दहन है। आगे आते हैं, देखिएगा ये प्रश्न है दूसरा नंबर कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाए। मतलब कि इसके दहन की परिस्थिति का सूची हम लोग का बनाना है। तो यही देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी ज्वलनशीलता पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है और दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी। मतलब कि कहने का मतलब मैंने पीछे भी आप लोगों को क्लास में बताया था कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसमें कार्बन की जरूरी चीज है और ऑक्सीजन की। कार्बन कतनो रहेगा, ऑक्सीजन ना रहेगा तो ना जलेगा। चाहे ऑक्सीजन कतनो रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको किसी भी दहन के लिए जरूरी चीज है। जलने के लिए आपको ऑक्सीजन ना रहेगा तो नहीं जलेगा। जिसे हम बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन है तभी आपको सुनाई दे रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ना रहेगी तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एगो बात बता रहे हैं आप लोग को। आप स्कॉर्पियो में बैठ जाइएगा और शीशा बंद कर लीजिएगा और उस साइड से बाहर वाला खूब गरियाइएगा, उसको कुछ पते ना चलेगा ना वो क्या कह रहा है। चाहे बाहर वाला तुमको गरियाएगा तो तुमको भी नहीं पता चलेगा। कारण क्या है? ऑक्सीजन। समझे बात? तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए इतना जरूरी चीज है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछता है प्रश्न कि प्रकाश की चाल सबसे तेज का में चलती है? तो निर्वात में। लेकिन ध्वनि का चाल पूछेगा कि ध्वनि की चाल शून्य काल कब होती है? तो निर्वात में। ठीक विपरीत। मतलब कि ऑक्सीजन ना रहेगा तो ध्वनि आपको जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर हम लोग का कि तीसरा पॉइंट में कि ज्वलनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद है इसका आंसर आप लोग बताइएगा लोग, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है। रिक्त स्थानों को भरिए में कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु में क्या देगा? लकड़ी या कोयला जली तो कर धुआं फेंकी तो वायु के क्या करे? प्रदूषित करेगा। क्या करेगा जी? प्रदूषित। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रदूषण ना। अब आइएगा हम लोग का आगे प्रश्न बा कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन है? पहले हमने के घरे याद तार लोग तू लोग ना देख ले बोलो स्टॉप चलत रहे, उमें हवा मारल जात रहे। तो वही कहता कि ओकरा के का कहल जाला? तो हमने के का कहले जा? मिट्टी के तेल या किरोसिन के तेल। अब तक कोटो में किरोसिन के तेल नहीं मिलत ना, मिलता बंद हो गई। पहले वही पर खाना बनत रहे, खूब स्टॉप में हवा माराई, तेलो रही या हवो माराई, तब वो भाए भाए जली। एगो पिनमरनी रहत रहे, ओकरा के छेदवा छुआवल जात रहे। ओकरा बाद एगो गैस लैंप आई रहे, ओहू में हवा मारत रहे। ठीक बा? तो एमे का हो जाई? किरोसिन के तेल। कोची के तेल हो जाएगा? किरोसिन ना। का हो जाएगा? किरोसिन। का हो जाएगा? किरोसिन ना हो। अगला है प्रश्न हमने के कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन उसके डॉट डॉट गर्म करना आवश्यक है। कौची के भाई? तो ज्वलन ताप के। किसको? मैंने जौन जले वाला पदार्थ हुई तो का कहा जाला? ज्वलन ताप। का कहा जाला? ज्वलन ताप। क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप। आगे
लास्ट बताइएगा लोग। तेल द्वारा उत्पन्न आग के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा। किसके द्वारा? पानी। तो लिख लीजिएगा लोग, पानी। हो गया, यहाँ तक आप लोग का हो गया। नेक्स्ट आगे आगे दिए हैं कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम होता है। तो सीएनजी जो होता है धुआं नहीं देता है, इससे हमारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी जो गाड़ी होती है वो आवाज़ नहीं होती करती है, इसके चलते वो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। सिंपल बात याद रखिए। और जो भाषाएं हैं किताब के, उसके बारे में भी हम बताए हैं कि ये सीएनजी अधिक स्वच्छ ईंधन है, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए हमने क्या अच्छा बढ़ुए। काहे भाई? तो एक से धुआं ना निकलेला, तो भाई धुआं ना निकली तो का होई? वायु प्रदूषण ना हुई। अच्छा, आवाजों कम करेली स, तो आवाज ना करी तो ध्वनि प्रदूषण ना हुई ना। आज के डेट में ध्वनि डीजे बाजता तो का होता? ध्वनि प्रदूषण। हम बोलता नहीं, यहू से कौन होता? ध्वनि प्रदूषण होता ना। हाँ हाँ, वो तो दोनों पटाखा फूट रहा है तो दोनों प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों हो रहा है ना। आ कचरा प्रदूषण भी होता है, मतलब जौन डस्टवा गिरता ना, भूमि प्रदूषण भी होता है ना। आगे सीएनजी और ये लिखल बा सीएनजी, ये इसके मतलब सल्फर। इसके मतलब क्या होता है? सल्फर। और इनका मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए अम्ल वर्षा नहीं होती है और इसके कारण फसलों और भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसका वायु में पुनः दहन होता है और ये कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता है। सीएनजी भाई, इस देखिए, इसके पहले हम 4 तक क्वेश्चन आप लोग को हल करा दिए हैं। ये 5वां प्रश्न है कि कारण बताइए कि विद्युत उपकरण में संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर में है कि जल विद्युत का चालन करता है। जल जो है, इसमें विद्युत जो धारा है ये प्रवाहित होती है, मतलब कि अगर इसमें यहाँ से यहाँ पानी, यहाँ करंट लगाइएगा तो वहाँ आपको लाइन मारेगा, यानी करंट लगेगा, तो ये बिजली परिवहन करती है। तो वही कह रहा है कि जल विद्युत का चालन करता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। और भाई पानी से जब आग बुझेब तो बिजली वाला आग अगर लगा रहेगा तो आप में करंट आ जाएगा तो आप मर जाइएगा, ठीक है, तो हानि हो सकती है। अतः विद्युत उपकरण के संबंध में आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उस पर बालू का उपयोग करो, मिट्टी का उपयोग करो, इस सब का उपयोग किया जाता है। समझे बात? आगे आते हैं। दूसरा हम लोग का है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो लकड़ी की तुलना में एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि एलपीजी या लकड़ी में मान के चला के अंतर क्या बा। तो ऐसा हमने के लिख सकते हैं जा कि एलपीजी जो होता है, एलपीजी से हम लोग का वायु प्रदूषण नहीं होता है। उसमें एलपीजी है जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है, जबकि लकड़ी जलाने से हमें वायु प्रदूषण भी बनता है और उससे अवशिष्ट पदार्थ भी निकलता, जला हुआ भाग बच जाता है ना। लेकिन एलपीजी पर खाना बनेला तो में से कोनो पदार्थ निकलेला, नीचे गिरेला ना। तो वही चलते यहाँ पर लिखा गया है कि लकड़ी की तुलना में एलपीजी ऊष्मीय मान में बहुत अधिक होता है, अर्थात एलपीजी के जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि उतना ही परिणाम लकड़ी के जलने से अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होता है। माने ऊष्मा उसके बाद एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है और अवशेष नहीं छोड़ती है। इसके विपरीत लकड़ी को जलाने से बहुत मात्रा में राख पीछे रह जाती है। राख निकल लन हो, हमने के घरे तो डेली ये सब काम भाई। इस प्रकार से एलपीजी के जलने पर कोई प्रदूषण नहीं होता है, जबकि लकड़ी के जलने पर वायु प्रदूषण होता है ना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का कि कागज स्वयं सरलता से आप आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो आंसर है कि एल्युमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया
कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता क्योंकि ऊष्मा का एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाता है। इसके चलते एल्युमिनियम पर कागज लपेटा जाता है तो उसमें आग नहीं पकड़ता है। समझे बात। अब यह 6 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती का ज्वलन चिन्हित चित्र बनाइए। तो देखिए ये मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती को फर्स्ट वाला जिसे मोमबत्ती का दियो हो गई। अगर घर में आपको अगर पहले किरोसिन तेल पर दिया बारा जाता था, लंटेन बरता था, लैंप बरता था, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ मोमबत्ती, तो अगर लंटेन का भी देगा तो यही काम कहेंगे, और मोमबत्ती का देगा तो यही, और लैंप का भी देगा तो यही, और जौन घरे दिया बरत रहे ढीबर ही ओकरो के ये बात कहेंगे। हाँ, तो वही ये मोमबत्ती भाग हो गया। ये फर्स्ट जो भाग निकलता है ना, वहां पर देखिएगा काला टाइप पर होता है। अगर यहाँ पर आज के डेट में मिट्टी का तेल होता तो हम आप लोग को बार कर दिखाते। नीचे वाला भाग में क्या होता है, काला भाग। चाहे मोमबत्ती कल लेकर आएंगे हम, चाहे आप ही लोग को लेकर आइएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो फर्स्ट भाग होगा उसको क्या कहेंगे, नीला रहता है। क्या होता है, नीला। और ऊपर तनी मुनी जाता है तो रासा जैसा रहता है, तो काला होता है, उसको क्या कहते हैं, काला क्षेत्र। और तनी मुनी होकर ऊपर जाता है तो उसको डीप बोला जाता है। क्या बोलता है, डीप। और सबसे ऊपर वाला भाग को अग्रदीप। तो कहेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मोमबत्ती के अग्र भाग वाला के क्या कहेंगे, अग्रदीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाहे अदीप, यहाँ पर क्या लिखा है, अदीप क्षेत्र, ठीक है। पूछेगा कि बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, दीप क्षेत्र। मध्य वाला भाग को मध्य, और शुरू वाला भाग को नीला क्षेत्र, ठीक है। याद रहेगा ना। अब लिख लीजिए। इसके पहले हम लोग 6 नंबर तक प्रश्न तक हल कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे 7 नंबर। देखिएगा प्रश्न का उत्तर लिखा गया है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आंसर एकदम सिंपल सा कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल के प्रति किलोग्राम के मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल होता है, जिसको हम लोग किलोग्राम भी बोलते हैं, उसी को किलो जूल कहते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा कि ईंधन के ऊष्मीय के मात्रक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो किलो जूल से। याद रखिएगा लोग, किलो जूल से, ठीक है। अगला प्रश्न अपनी के बाद कि समझाए कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नियंत्रित करता है। मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को इसके शरीर में आग लग गया है, इसके शरीर में कपड़ा में आग लगा है, तो हम लोग उस पर रजाई फेंकते हैं, चाहे कंबल फेंकते हैं, चाहे तोशक फेंकते हैं, इसे लपेट देते हैं। तो वो क्या किए, लपेटे इसमें। तो जब लपेटने के बाद उसमें क्या हो गया, वो बाहरी ऑक्सीजन उसमें जाना बंद हो गया। तो हम बार बार कहते हैं एक ही बात कि किसी चीज को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन और कार्बन की जरूरत पड़ती है, और जब उसे ऑक्सीजन ना मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो यही बात हम लोग का पूछा है कि बताइए, तो ऑक्सीजन के भरी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इसे ईंधन की ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या होता है, टूट जाता है, यानी बाहर उसमें अंदर जा नहीं पाता है, अतः आग को नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आग लगता है तो हम लोग कब सलाह दिया जाता है कि गैस वाला अगर आग लगे तो बालू फेंकिए। बालू क्यों बोला जाता है फेंकने के लिए, क्योंकि बालू छोटा कण होता है, जहां से गैस लीकेज हो रहा है उसमें बालू फेंकने से उसका कण जाके उसमें फंस जाएगा, तो वो ऑक्सीजन ऊपर नहीं आने देगा। उसमें से जो LPG निकल रहा है ऊपर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो आप रुपये आग बुझ जाएगा ना, इसके चलते। तो यही चीज यहाँ पर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो देखिए हरी पत्ती में क्या होता है, नमी की मात्रा होती है, मतलब कि सूक्ष्म होता है, आर्द्र होता है, जबकि सूखी में आर्द्रता नहीं होती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि हरी पत्तियों में नमी होती है जिससे उनका ताप नीचे हो जाता है और उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिसे हरी पत्तियों को ढेर को जलाना कठिन होता है और सूखी पत्तियों को जलाना ताप कम होता है, इसलिए सूखी पत्तियों में आग लगाना आग आसानी से लग जाता है। इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर तक प्रश्न हो गया।
अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न पूछा है कि सोना और चांदी को पिघलने के लिए स्वर्णकार ज्वाला किस क्षेत्र में उपयोग और क्यों। ठीक है, तो देखिए सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। देखिएगा सोनार के पास जाइएगा ना, तो सिंपल सा बात, एगो रखा होगा ऐसे ना हो रखा रहता है ना, मोमबत्ती जला देता है तब ऐसे रखेगा, उस पर क्या करता है, फूकता है ना आए उस पर। तो उसी प्रकार से जोड़ने वोड़ने के लिए ऐसे हम लोग ले जाते हैं, तो जैसे पायल टूट गया, सिकरी टूट गया, झुमका टूट गया ना, हाँ तो आप जुड़वाने के लिए ले जाते हैं ना। आते हैं आगे, अगला, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किस किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का है कि 45 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान बराबर इतना 1,80,000। तो इसी प्रकार से 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन करने में उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा 4.5 कितना दिया हुआ है 4.5, तो 4 पॉइंट पे ये डिसिमल हट जाएगा। देखिए तो यहां से ये यहाँ बताते हैं, ये डिसिमल हट गया था, कितना हो गया 10, और उसके बाद ये 1,000, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। अब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर लिख दिए हम आ जाएगा कुल मान 40,000 के जूल। ठीक है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचन कीजिए। मतलब कि इसको व्याख्या को बताइए। तो जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जंग लगने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होती है। मतलब जंग लगता है तो उसमें ऊष्मा थोड़े उत्पन्न होती है, प्रकाश थोड़े उत्पन्न होता है, उसमें तो ऑक्सीजन और आर्द्रता के कारण जंग लगती है। जैसे हम लोग का शटर में जंग लगा हुआ है ना जी, देखो वहां, तो उसमें ऊष्मा थोड़े है, तो इसीलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जंग लगने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होती है। इसके लिए अतिरिक्त लोहे का दहन को पदार्थ नहीं है। अगला इसमें का लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। अविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें से बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। अवीरा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश का बीकर ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। तो किसका पानी समय समय पर गर्म हो जाएगा, मतलब सबसे कम समय में गर्म हो जाएगा। तो जो नजदीक रहेगा, ऊपरी सतह पर रहेगा, उसी का न। अब आप बगल में रख दीजिएगा तो थोड़े गर्म होगा। जैसे बीरबल जैसा खिचड़ी पकाता था, अकबर पूछा कि अरे भैया बीरबल कैसा खिचड़ी पका रहा है, वो बीरबल क्या चीज का जवाब दे रहा था, समझ रहे हैं। जो पंडित ठंडा के दिन में अकबर के दरबार में जो तालाब में था, तो उसी का जवाब, क्योंकि वो पंडित को उचित इनाम नहीं दिया गया था। जो इनाम देने के लिए उसमें बताया गया कि ना ना हजूर, ई तो जो न आपके राज दरबार से जो दीपक की रोशनी निकल रही थी, उसके उष्ण गर्मी से वो रात भर ठंडे पानी में रह गया है, इसके चलते उसको उचित इनाम नहीं। तो पहले राजा को डायरेक्ट उनको सवाल का जवाब नहीं दिया जाता था, क्योंकि राजा बाहुबली होता था, वो खादे भूसे भरवा देता था। बीरबल उसी राज दरबार में नवरत्न में था, तो उसने क्या किया कि अपना घरे गया, तब बिहान भैया नहीं आया। तो बीरबल, अकबर जो था बीरबल को बहुत मानता था। ऐसे बीरबल का मूल नाम महेश दास था, बहुत मानता था, प्रिय मानता था। तब वो बेचारा ना आया, तो वो क्या करे,
सैनिक को विदा किए, जाओ देखो तो बीरबल क्या कर रहा है। तो कहा कि अरे वो लोग गया देखा तो एगो बांस अते चुका गाड़ल बा, ऐसा अते चुका गाड़ल है, और गाड़ने के बाद उसी पर एगो हाड़ी रखल है और नीचे से उष्मा दे रहा है, मतलब कि ज्वाला कर रहा है। और जब जलता 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 तो गए तो कहला कि जाओ कह देना साहब से कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है, इसके चलते हम नहीं आ पाएंगे। वो बेचारा भाई आ गया, कहला कि हजूर बोला है कि खिचड़ी पका रहे हैं, इसके चलते वो नहीं आ जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर बिहान भैया बीरबल दरबार में नहीं आया। तो फिर बीरबल को फिर सैनिक लोग गया, अरे भाई जाओ उसको बुलाओ यार, क्यों नहीं आ रहा है, खिसियाया उसिया है का। तो फिर सैनिक लोग गया, अरे भाई चलो तुमको राजा साहब बुला रहे हैं, यानी अकबर बुला रहे हैं। अकबर ऐसा राजा था कि 14 बरिस की उम्र में उसको राज अभिषेक हुआ था। मुगल वंश का सबसे अधिक दिन तक राज करने वाला राजा अकबरे था। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। उनके दादा का नाम क्या था? बाबर। बाबर कहाँ से आया था? यूनान से। कहाँ से आया था? यूनान से। कब आया था? 1526 ईस्वी में। किस राजा को हराया था? किस राजा को हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। और कौन बुलाया था? तो राणा संगा ने बुलाया था। तो वो बेचारा फिर तीसरा दिन बीरबल गया उसके घरे, चलो तो भाई हम देखते हैं कि बीरबल कैसा खिचड़ी पका रहा है। अकबर गया तो देखा कि अरे यार तुम वहां हाड़ी टंगा है और यहाँ पर तुम आचर लगा रहा है, तुम्हारा कि जिंदगी में खिचड़ी पकेगा। तो वहीं पर कहा कि हजूर जब आपके राज दरबार से दीपक की रोशनी से तालाब में जब एक ब्राह्मण को उष्ण गर्मी पहुंच सकती है, उसको ठंड नहीं लग सकती है, तो ये मेरा खिचड़ी नहीं पक सकता है। तब वो ये अकबर के आँख खुलल कल की, तब फिर उस दोबारा से उस पंडित को बुलाकर उसको उचित इनाम दिया गया। तो वही बात यहाँ पर ये क्वेश्चन में था कि पानी तो जौन नजदीक रहेगा तो ना पनिया हल्दी गर्म होगा। तो रमेश का पानी कम समय में क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का 8 क्लास का चौथा चैप्टर दहन समाप्त हुआ साइंस का। और मैथ का भी कल आप लोग का 5.3 का मैथ भी आ जाएगा। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब उतार लो लोगों।